ज़मीरुद्दीन अहमद की कहानी। रॉन्ग नंबर। असर का वक्त गुजर चुका था। मगरिब की नमाज में अभी देर थी। बेगम आफरीदी अपनी बेटी नूरी के साथ ब्रिगेडियर साहब की बीवी से मिलने आई हुई थी। ब्रिगेडियर साहब उनके साथ चाय पीकर और कुछ देर इधर उधर की बातें करके लाइब्रेरी में चले गए थे, जो अलमारी में सजी किताबों और दीवारों पर आवेजा तोहरों से मुज़य्यन थी, और अब वहां बैठे कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। नूरी चाय खत्म करते ही उठ खड़ी हुई थी और ब्रिगेडियर साहब की बेटी आरिफा के साथ, जो उसकी हमजमात दोस्त थी, ऊपर चली गई थी, और अब वो दोनों लैंडिंग में बैठी धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। चाय फैमिली रूम में पी गई थी, जहां अब सिर्फ ब्रिगेडियर साहब की बीवी और बेगम आफरीदी थीं। बेगम आफरीदी अपने हालिया क़याम कनाडा और दौरे अमेरिका की बातें ब्रिगेडियर साहब की बीवी को सुना चुकी थीं, जो उनके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब की बीवी की दिलचस्पी की हो सकती थी। उन्हें यह भी बता चुकी थीं कि नूरी का कॉलेज खुलने वाला ना होता तो वो तो अभी और कम से कम 1 महीने कनाडा में ठहरती, और ब्रिगेडियर साहब की बीवी बेगम आफरीदी के पूछने पर उन्हें बता चुकी थी कि उनका और ब्रिगेडियर साहब का बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हुआ। बात यह थी कि ब्रिगेडियर साहब आरिफा को यहाँ अकेला छोड़ने के हक में नहीं थे, तो उसे उसकी फुप्पी के पास छोड़ जाते। आखिर पहले भी तो एक दफा छोड़ गए थे। इसका जवाब ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने यह दिया था कि वो तो 2 बरस पहले की बात थी, तो साथ ले जाती, पहले भी तो ये साथ जा चुकी है बाहर। इसका जवाब ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने यह दिया था कि तब की बात दूसरी थी, तब तो वो छोटी थी। अब तो ब्रिगेडियर साहब उसे इस गंदे माहौल से जितना भी मुमकिन हो उतना दूर रखना चाहते हैं। तब बेगम आफरीदी ने ब्रिगेडियर साहब की बीवी की बात से बात निकालते हुए मगरिब की अखलाकी गिरावट, खासकर जराइम में वहां बेइंतहा इजाफे का जिक्र छेड़ दिया था, और 2-1 दिल दहला देने वाली मिसालें भी पेश की थीं, जिन मिसालों को सुनकर ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने पहले तो अपनी इस पक्की राय का इजहार किया था कि यह सब मजहब से मुंह मोड़ने का नतीजा है, और फिर निहायत अफसोस के साथ कहा था कि जराइम की रफ्तार तो अब वतन अजीज में भी, खासकर यहाँ, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बेगम आफरीदी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए और वैसे ही और उतने ही अफसोस के साथ कहा था कि डाके तो अब रोजमर्रा की बात हो गए हैं। और बेगम आफरीदी की बात सुनते ही ब्रिगेडियर साहब की बीवी को डाका जनी की कई हालिया वारदातें याद आ गई थीं, जिनमें से एक जो उनके ख्याल में सबसे ज्यादा नुमाइंदा थी, वो बयान कर रही थी। वो कह रही थी कि ब्रिगेडियर साहब के एक मुलाकाती हैं, यहीं फेज 5 में रहते हैं। पिछले महीने की बात है, उनकी बेटी दुबई से आई, जहां उसके मियाँ का बड़ा कारोबार है। अभी सामान ठीक से खोला भी नहीं था कि 2 नकाब पोश राइफलें लिए घुस आए और उसका जेवर रखवा लिया, एक नग नहीं छोड़ा। सच्चे बहरीनी मोतियों का हार, 2-2 तोले की चूड़ियां, हीरे की अंगूठियां, बुंदे, गुलूबंद और न जाने क्या क्या, और बेचारी बुढ़िया माँ के बदन पर जो गहना पाता था सब उतरवा लिया। याकूत और हीरों की एक अंगूठी हमेशा पहने रहती थी, बीच में इतना बड़ा याकूत और चारों तरफ हीरे। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि ये रहने दो, ये मेरी माँ की निशानी है, मगर उन्होंने एक ना सुनी, जबरदस्ती खींचकर उतार ली। बेचारी की उंगली यहाँ से वहां तक कट गई, और ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने अपनी एक उंगली दिखाकर बताया कि कहां से कहां तक, वो भी उस उंगली में हीरे की अंगूठी पहने हुए थी। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। उन्होंने अंगूठी पर अंगूठा रखकर गोया उसकी हिफाजत करते हुए कहा, कोई 6-7 लाख का माल ले गए कमबख्त। फिर बेगम आफरीदी ने एक वाकया बयान किया, इस तमहीद के साथ कि कोई कहीं भी महफूज नहीं, न घर में न घर के बाहर। वाकया यह था कि खातून बैंक से कुछ जेवर और एक भारी रकम निकलवा कर, सुनाए 50,000 थे, बाहर आई। कार बैंक के सामने ही पार्क की थी। दरवाजा खोल रही थी कि 2 नौजवान उनके पास आए और रिवॉल्वर दिखाकर कहा कि जेवर और नकदी हमारे हवाले कर दो, वरना शूट कर देंगे। उन्होंने चुप चुपाते सब कुछ उनके हवाले कर दिया, और वो उन्हीं की कार में बैठकर ये जा वो जा। आस पास न जाने कितने लोग थे, पर सब खड़े तमाशा देखते रहे। एक की भी हिम्मत न हुई कि उन्हें ललकारता। ब्रिगेडियर साहब की बीवी पूछने ही वाली थी कि उन बीबी को इतना बहुत सा कैश निकलवाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। घंटी सुनकर ब्रिगेडियर साहब लाइब्रेरी से हॉल में आए, जहां टेलीफोन रखा हुआ था। उन्होंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, थोड़ी देर इंतजार किया, फिर हेलो कहा, इस बार जरा जोर से। थोड़ी देर और इंतजार किया और फिर रिसीवर रख दिया। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने पूछा, कौन था? कोई भी नहीं,
ब्रिगेडियर साहब ने कहा। शायद रॉन्ग नंबर था और वो वापस लाइब्रेरी में चले गए, लेकिन फौरन ही पलटे और उन्होंने हॉल में रुककर, जहां से लैंडिंग का सिर्फ सामने का हिस्सा नजर आ रहा था, पूछा कि आरिफा कहाँ है। हालांकि आरिफा और नूरी उनके सामने चाय पीकर ऊपर गई थी। ब्रिगेडियर साहब के सवाल का उनकी बीवी और बेटी दोनों ने एक साथ जवाब दिया। बीवी ने कहा ऊपर, और बेटी ने कहा यहाँ हूं बाबूजी, और वो खड़ी भी हो गई, जैसे छोटी क्लासों में हाजिरी लगते वक्त हाजिर मिस कहकर खड़ी हो जाया करती थी, ताकि ब्रिगेडियर साहब को नजर आ सके। फिर उसने लैंडिंग की रेलिंग के पास आकर पूछा, क्या कोई काम है? जवाब नफी में देकर ब्रिगेडियर साहब फिर लाइब्रेरी में चले गए। ब्रिगेडियर साहब के लाइब्रेरी चले जाने के बाद बेगम आफरीदी ने लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ देखा, जिसका एक पट वहां से नजर आ रहा था जहां वो बैठी हुई थी, और ब्रिगेडियर साहब की बीवी से कहा कि नूरी ने उन्हें बताया है ब्रिगेडियर साहब ने आरिफा को कॉलेज से उठा लिया है। ना उन्होंने पूछा, ना ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने बताया कि क्यों। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने बस हाँ कहकर खबर की तस्दीक की और टी कोजी और चाय दानी का ढकना उठाकर चाय दानी में झांकते हुए बेगम आफरीदी को एक और प्याली पीने की दावत दी, जिस दावत को पहले आफरीदी ने मुस्तरद किया, लेकिन जब ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने इसरार किया तो कबूल कर लिया। तब ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने मुलाजिम को बुलाया और उससे कहा कि और चाय बनाकर लाओ, और जब मुलाजिम और चाय बनाकर लाया और चाय दानी ट्रॉली में रखकर और उसे टी कोजी से ढक कर चला गया, और बेगम आफरीदी ने उनके 2-3 बार कहने के बावजूद ट्रॉली में रखी हुई खाने पीने की मुख्तलिफ चीजों में से किसी को हाथ भी नहीं लगाया, तो ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने काजू के 2 दाने मुंह में डालकर बेगम आफरीदी के उस सवाल का जवाब दिया जो उन्होंने पूछा नहीं था। हुआ ये कि उन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर साहब ने एक दिन आरिफा को किसी होटल में कॉलेज के किसी लड़के के साथ चाय पीते देख लिया, बहुत बिगड़े, और जब वो घर आई तो उसे सख्त डांट पिलाई और सख्ती से मना कर दिया कि फिर वो कभी हरगिज उसे उस लड़के या किसी और लड़के के साथ घूमते फिरते न देखें। लेकिन कुछ दिन बाद आरिफा फिर उन्हें उसी लड़के के साथ कहीं नजर आई। बस फिर क्या था, उन्होंने कॉलेज से उसका नाम कटवा दिया और अकेले घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। मुझे हर वक्त पहरेदारी करना पड़ती है। बात खत्म करते ही ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने टी कोजी उठाई, ढकना उठाया और चाय दानी में आधा चमचा शक्कर घोलने के बाद ढकना वापस रखकर और थोड़ी देर इंतजार करके बेगम आफरीदी के लिए और अपने लिए भाप छोड़ती हुई चाय उंडेली। बेगम आफरीदी जब अपनी प्याली में दूध मिला और शक्कर घोल चुकी तो उन्होंने एक घूंट पीने के बाद कहा कि बीए तो कर लेने देते। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने भी एक घूंट लिया और कहा कि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि क्या करेगी और पढ़ के, क्या कोई जॉब करना है? जिसके जवाब में बेगम आफरीदी ने कहा फिर अब। बेगम आफरीदी का सवाल नामुकम्मल और इसलिए मुबहम था। फिर भी ब्रिगेडियर साहब की बीवी उसका मतलब समझ गई और उन्होंने बेगम आफरीदी को बताया कि ब्रिगेडियर साहब जल्द अज जल्द आरिफा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाना चाहते हैं। हाँ, 2-3 रिश्ते आए हैं, जिनमें से एक ब्रिगेडियर साहब को खासकर पसंद है। आरिफा की मर्जी जरूर मालूम की जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला तो ब्रिगेडियर साहब ही का होगा। बेगम आफरीदी ने प्याली में जो चाय बाकी थी वो खत्म करते हुए आरिफा के किस्से के आगाज, दरमियान और उस अंजाम पर गौर किया जिसका कभी इम्कान उन्हें ब्रिगेडियर साहब की बीवी की उस बात में साफ नजर आया था जो उन्होंने अभी खत्म की थी, और इस नतीजे पर पहुंची कि ठीक ही है। फिर उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और फैसला किया कि अब चलना चाहिए। मगरिब का वक्त करीब है, और चूंकि मगरिब का वक्त करीब था इसलिए जब उन्होंने इजाजत चाही तो ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने उनसे रुकने के लिए नहीं कहा और उनके साथ हॉल में आकर पहले लड़कियों को और फिर ब्रिगेडियर साहब को आवाज दी। और जब लड़कियां जीना उतर रही थीं तो बेगम आफरीदी ने आरिफा को गौर से देखा और उन्हें आरिफा का चेहरा हमेशा की तरह ताज़ा और चमकता नजर आया, और वो एक बार फिर इस नतीजे पर पहुंची, इस बार ज्यादा यकीन के साथ, कि ठीक ही है। बेगम आफरीदी के जाने के बाद ब्रिगेडियर साहब ने फैमिली रूम का टीवी ऑन किया और वुजू करने क्लोक रूम में चले गए, जो फैमिली रूम से मिला हुआ था। इधर उनका वुजू खत्म हुआ और उधर टीवी पर अजान हुई। उन्होंने हॉल में आकर बुलंद आवाज से आरिफा को बताया कि अजान हुई है। हालांकि इसकी चंदा जरूरत नहीं थी, क्योंकि टीवी इतना ऊंचा था कि अजान सारी कोठी में गूंजती थी, और आरिफा ने भी, जो ऊपर कमरे में थी, सुन ली थी। जिस अम्र की इत्तला उसने वहीं से ब्रिगेडियर साहब को चिल्लाकर दी। नमाज पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर साहब ने बीवी के मना करने के बावजूद, मत पीजिए, भूख खराब होगी, एक प्याली चाय पी।
اور صبح کے اخبار کی وہ خبریں پڑھنے لگے جو رہ گئی تھیں۔ ان کی بیوی اپنے امریکہ والے بیٹے کو وہ خط لکھنے بیٹھ گئیں جس کا ارادہ وہ صبح سے کر رہی تھیں۔ عارفہ اوپر اپنے کمرے میں تھی اور ملازم میزوں پر پیالیاں اور تشتریاں وغیرہ اٹھا اٹھا کر ٹرالی میں رکھ رہا تھا کہ باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ بریگیڈیئر صاحب نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹایا اور ان کی بیوی نے لیٹر پیڈ پر جھکا ہوا سر اٹھایا۔ گھنٹی پھر بجی۔ بریگیڈیئر صاحب نے ملازم سے کہا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ ملازم دیکھنے گیا اور جب تک وہ لوٹا نہیں، بریگیڈیئر صاحب نے اخبار پر اور ان کی بیوی نے لیٹر پیڈ پر نظر نہیں ڈالی۔ لیکن وہ لوٹا تو بریگیڈیئر صاحب کے ہاتھ سے اخبار اور ان کی بیوی کے ہاتھ سے لیٹر پیڈ چھوٹ کر گر پڑا، کیونکہ ملازم اکیلا نہیں لوٹا تھا، اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، چہروں پر ڈھاٹے باندھے ہوئے، بس آنکھیں کھلی، ایک کے ہاتھ میں رائفل، ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اس نے ملازم سے ڈپٹ کر کہا، بیٹھ جاؤ، اور ملازم جلدی سے ٹرالی کے پاس آ کر قالین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ جس کے ہاتھ میں رائفل تھی اس نے بھی ڈپٹ کر کہا کہ اگر کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہ اسے گولی سے اڑا دے گا، اور ساتھ ہی اس نے رائفل کی نال کا رخ بریگیڈیئر صاحب کی طرف کیا۔ بریگیڈیئر صاحب کی بیوی کے سینے میں کوسنوں اور بددعاؤں کی لو چلنے لگی، مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں، اور بریگیڈیئر صاحب کے ذہن میں کئی گالیاں ان کی زبان پر آنے کے لیے مچلنے لگی، لیکن انہوں نے انہیں وہیں روکے رکھا، بس ناراض ہو کر کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، جس کے جواب میں ریوالور والے آدمی نے ان سے انگریزی میں چپ رہنے کو کہا، اور بریگیڈیئر صاحب کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیاں اس ریوالور کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بے چین ہونے لگی، جو ان کے بیڈ روم میں ان کے اور ان کی بیوی کے مشترکہ بیڈ کی طرف کی سائیڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا ہوا تھا اور ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ اور پھر جب ریوالور والا بریگیڈیئر صاحب کو حکم دے رہا تھا کہ بتاؤ گھر میں اور کون کون ہے، تو زینے پر عارفہ کے قدموں کی آواز سنائی دی، جسے سن کر ریوالور والے نے ہونٹوں پر کلمے کی انگلی رکھ کر بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیوی دونوں کو خاموش رہنے کی تاکید کی۔ اور عارفہ جب آدھا زینہ اتر چکی تو فیملی روم کا دروازہ اسے نظر آیا جو ہال میں کھلتا تھا، اور اسے تعجب سا ہوا کیونکہ دروازہ بند تھا، حالانکہ یہ دروازہ ہمیشہ پورا یا آدھا کھلا رہتا تھا۔ اس نے رک کر پہلے اپنی ماں اور پھر اپنے باپ کو پکارا، اور جب دونوں میں سے ایک کا بھی جواب نہ آیا تو باقی سیڑھیاں قدرے تیزی سے اتر کر اور ہال بھی اتنی ہی تیزی سے پار کر کے اس نے بند دروازہ دھاڑ سے کھولا اور فیملی روم میں داخل ہوئی اور بت بن گئی۔ ریوالور والے نے اسے فوراً ریوالور سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً پاس والی ونگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ تب رائفل والے نے بریگیڈیئر صاحب کی بیوی سے کہا، کنجیاں نکالو۔ کون سی کنجیاں؟ کس کی کنجیاں؟ سیف کی۔ اور کس کی؟ یہاں کوئی سیف نہیں ہے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ زیادہ چالاک نہ بنو، ہمیں معلوم ہے کہ سیف ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے سوچا اس کا امتحان لیا جائے، کہیں بلف تو نہیں کر رہا ہے۔ معلوم ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ تمہارے بیڈ روم میں۔ بیڈ روم میں کہاں؟ فرش میں، ایک رگ کے نیچے۔ بریگیڈیئر صاحب کو یقین ہو گیا کہ ریوالور والا بلف نہیں کر رہا، تو وہ اٹھے، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کنجیاں نکالنے کے بہانے اپنی طرف کی سائیڈ ٹیبل کی دراز کھولیں گے، شاید کام بن جائے اور ریوالور ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور ایک دفعہ ریوالور ان کے ہاتھ میں آ گیا تو اس تخمے حرام۔ مگر ریوالور والے نے، جو ریوالور کی نال ان کی پیٹھ سے لگائے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اچانک ان سے رکنے اور واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھنے کو کہا، اور جب وہ جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو ریوالور والا عارفہ سے مخاطب ہوا، یو، اور اس نے اسے ریوالور سے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ریوالور والے نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کنجیاں کہاں ہیں؟ عارفہ نے نفی میں سر ہلایا اور سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بریگیڈیئر صاحب سے کچھ پوچھا، جس کا جواب بریگیڈیئر صاحب نے اس بات میں دیا۔ تب ماں نے بیٹی کو بتایا کہ کنجیاں کہاں ہیں، اور تب عارفہ آگے آگے اور ریوالور والا اس کے پیچھے فیملی روم سے باہر آئے اور ہال پار کر کے اور زینہ چڑھ کر بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیوی کے بیڈ روم میں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد رائفل والا کچھ دیر کالے ماربل کی اس اطالوی میز سے ٹکا کھڑا رہا، جس پر چیکوسلوواکیا کے کٹ گلاس کے ایک واس میں سفید گلاب کے نقلی پھولوں کی 4-5 شاخیں اور کالے شیڈ کا ایک سفید ٹیبل لیمپ سجا ہوا تھا، اور جو اس دیوار سے لگی ہوئی تھی جس کی طرف بریگیڈیئر صاحب کی بیوی کی پیٹھ تھی، اور بریگیڈیئر صاحب اور ملازم کے چہرے تینوں اس کی نظروں اور اس کی رائفل کی سیدھ میں تھے، اور وہ تینوں سے کہہ چکا تھا کہ خبردار جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ ملازم اکڑوں بیٹھے بیٹھے اور اپنے بدن کا بوجھ اس ٹانگ سے اس ٹانگ پر
और उस टांग से इस टांग पर मुंतकिल करते करते थक गया तो थोड़ी देर बाद राइफल वाले से इजाजत मांगकर, जो अब मेज के ऊपर बैठा हुआ था, कालीन पर पलौथी मारकर बैठ गया। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने 3-4 बार गर्दन घुमाकर राइफल वाले की तरफ देखा और हर बार उसे चौकन्ना पाया। ब्रिगेडियर साहब ने कई बार उसे कहर आलूद और अपनी रोलेक्स को बेचैन नजरों से देखा, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह काली मेज पर आराम से बैठा रहा, बल्कि एक बार तो उसने मुस्कुराकर सीटी भी बजाई और घड़ी बदस्तूर 1 मिनट फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। और जब ब्रिगेडियर साहब 12वीं या 13वीं या शायद 14वीं बार अपनी रोलेक्स से रुजू हुए और घड़ी ने उन्हें बताया कि रिवॉल्वर वाले को ऊपर गए 31 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं, तो उन्होंने जीने पर कदमों की आवाज सुनी और वो बेख्तियार उठ खड़े हुए। लेकिन राइफल वाला बड़ी फुर्ती से मेज पर से उतरा और उसने राइफल की नाल से उन्हें बैठने का इशारा किया। साथ ही अंग्रेजी में कहा, ब्रिगेडियर इतनी जल्दी ना करो, और ब्रिगेडियर साहब बैठ गए। और जब रिवॉल्वर वाला जीना उतरकर फैमिली रूम में आया तो उसे अकेला देखकर ब्रिगेडियर साहब की बीवी और ब्रिगेडियर साहब दोनों भूबल पर मछली बन गए। और ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने तड़प कर पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जिसके जवाब में रिवॉल्वर वाले ने उन्हें अम्मा कहकर तसल्ली दी कि उनकी बेटी ऊपर उनके बेडरूम में है और ठीक ठाक है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिस तसल्ली का मुलाजिम पर इतना असर हुआ कि वो बगैर राइफल वाले की इजाजत के उकड़ू बैठ गया। और फिर रिवॉल्वर वाले और राइफल वाले ने एक दूसरे को आंखों आंखों में कुछ इशारे किए, जिनका मतलब मुलाजिम बेचारा तो क्या समझता, ब्रिगेडियर साहब की बीवी और ब्रिगेडियर साहब भी नहीं समझ पाए। और फिर रिवॉल्वर वाला ये जा वो जा और राइफल वाला फैमिली रूम के खुले दरवाजे में राइफल ताने तैनात। और जब थोड़ी देर बाद बाहर से किसी कार के स्टार्ट होने और फिर हॉर्न बजाने की आवाज आई तो राइफल वाला फिर सबको अपनी जगह से न हिलने की ताकीद करके कभी उल्टा और कभी तिरछा चलता हुआ और राइफल से फैमिली रूम के खुले दरवाजे को निशाना बनाए बाहर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोलकर और सर थोड़ा सा बाहर निकालकर उसने झांका और झपाक से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। ब्रिगेडियर साहब ने दरवाजा भिड़ने की आवाज सुनी तो वो उठ खड़े हुए, मगर फैमिली रूम के खुले दरवाजे में रुक गए। एहतियात लाजिम थी। उनकी बीवी उनके पास खड़ी थी और मुलाजिम उनके पीछे। तीनों की नजरें बाहर के बंद दरवाजे पर लगी हुई थी, जैसे उन्हें डर हो कि दरवाजा खोलकर कहीं वो दोनों रिवॉल्वर लहराते और राइफल ताने फिर अंदर न आ जाएं। डर निकलने में कोई 30-40 सेकंड लगे। तब ब्रिगेडियर साहब और उनके पीछे उनकी बीवी झपट कर बाहर आई और दोनों ने जीने का रुख किया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही अपना रुख बदल दिया। वो बाहर के दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन उनकी भारी बीवी कांपती हाँपती और ये सोचती कि कमबख्तों ने न जाने क्या छोड़ा है और क्या ले गए हैं, और अंगूठे से अपनी हीरे की अंगूठी को बार बार छूती। जितनी तेजी से उनसे हो सका उतनी तेजी से जीना चढ़ने लगी। और जब ब्रिगेडियर साहब ने बाहर का दरवाजा खोलना चाहा तो उन्हें पता चला कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। वो तेजी से पलटे। उन्हें फैमिली रूम के दरवाजे के बाहर मुलाजिम खड़ा नजर आया। उन्होंने कहा कि बेवकूफों की तरह खड़ा क्या देख रहा है, जल्दी से पीछे से जाकर बाहर का दरवाजा क्यों नहीं खोलता। और जब मुलाजिम ने जल्दी से पीछे से जाकर बाहर का दरवाजा खोला और ब्रिगेडियर साहब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो कोई कार है और ना ढाटा बांधे और रिवॉल्वर या राइफल से मुसल्ला कोई शख्स। छोटी सी तंग सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तब उन्होंने एक बार फिर जीने का रुख किया और वो 2-2 सीढ़ियां एक साथ फलांगते लैंडिंग में पहुंचे और लैंडिंग से एक डग में अपने बेडरूम में, जहां उनकी बीवी उनसे मुश्किल से 5-7 सेकंड पहले पहुंच चुकी थी और अभी तक हाँप रही थी। कमरे की हर चीज उल्टी पुल्टी पड़ी थी। तकिए फर्श पर थे, कंबल हेडबोर्ड पर, कुर्सी की टांगें छत की तरफ थीं। बिल्ट इन वार्डरोब के तमाम दरवाजे खुले हुए थे और ब्रिगेडियर साहब के बहुत से कपड़ों के उनके पास ढेर लगे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल मैदान कारजार का समा पेश कर रही थी और उस पर और उसके पास फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी हुई बोतलें, शीशियां, डब्बे और डिब्बियां, बुरश, कंघे, ट्यूब और फ्रेम की हुई तस्वीरें। मालूम होता था इस लड़ाई में खेत रही। जूतों, सैंडलों, चप्पलों का एक पैर यहाँ था तो दूसरा वहां, और ब्रिगेडियर साहब का रिवॉल्वर उनकी तरफ की साइड टेबल के ऊपर रखे हुए एक खाली ग्लास में औंधा पड़ा हुआ था। मगर जिस चीज ने सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब और उनकी बीवी की तवज्जो के पैर पकड़े वो हर तरफ बिखरे हुए डॉलर और पौंड थे, जिनको आरिफा फर्श पर घुटने टेके चुन चुन कर जमा कर रही थी। वो दोनों भी जल्दी से फर्श पर घुटने टेक कर नोट चुनने लगे,
लेकिन उन्होंने अभी मुश्किल से 8-10 नोट चुने होंगे कि ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने हाथ रोककर आरिफा से पूछा, और जेवर? जिसका जवाब उसने ये दिया कि उसे क्या मालूम, उसे तो उसने चाबियां लेते ही बाथरूम में बंद कर दिया था। और उसने उस साइड टेबल की जानिब इशारा किया जिस पर चाबियां रखी हुई थी। तब ब्रिगेडियर साहब की बीवी और ब्रिगेडियर साहब नोटों को छोड़ छाड़ उस रग पर झपटे जो फर्श पर छुपी तिजोरी पर बिछा हुआ था। ब्रिगेडियर साहब ने हाथ बढ़ाकर चाबियां उठाई और उनकी बीवी ने रग हटाया, लेकिन इससे पहले कि तिजोरी खोली जाए, ब्रिगेडियर साहब की बीवी की नजर जेवरों के उन मखमल पोश डब्बों और मखमल की थैलियों पर पड़ी जो बेड के नीचे बेतरतीबी से पड़ी हुई थी। उन्होंने जल्दी से हाथ से खिसकाकर डब्बों और थैलियों को बाहर निकाला, लेकिन खोला तो उनको खाली पाया और उनका चेहरा फक हो गया, जिस पर एक नजर डालकर ब्रिगेडियर साहब ने तिजोरी में पहले एक चाबी लगाई और फिर दूसरी, और जब तिजोरी का मोज़ेक टाइल का ढकना खुला तो उनकी और उनकी बीवी की आंखें चमक उठी। तिजोरी के छोटे से गार में जेवरों की चकाचौंध हो रही थी। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने जल्दी से दोनों हाथों से सारे जेवर बाहर निकाले। उन्होंने एक नहीं 2 बार गिना और फिर डब्बों और थैलियों में छुपाकर उन्हें तिजोरी के हवाले कर दिया, और वो फिर ब्रिगेडियर साहब के साथ बिखरे हुए नोट चुनने और उनकी गड्डियां बनाने में जुट गईं। और मुलाजिम जो इतनी देर से बेडरूम के लैंडिंग में खुलने वाले दरवाजे के एक पट की आड़ में खड़ा यह मंजर देख रहा था, बगैर ब्रिगेडियर साहब और उनकी बीवी की मर्जी मालूम किए अंदर आकर उल्टी पुल्टी चीजों को ठीक करने लगा। और आरिफा भी नोटों की वो गड्डियां जो उसने बनाई थी ब्रिगेडियर साहब को देकर उसका हाथ बटाने लगी। और जब यह काम हो गया और सारे नोट चुने जा चुके तो मुलाजिम चंद सेकंड दरवाजे में रुक कर नीचे चला गया, और ब्रिगेडियर साहब ने उस कुर्सी में धंसकर जो उसने सीधी की थी अपने आप से पूछा, तो फिर ये आए क्यों थे? क्या इन्हें किसी और चीज की तलाश थी? तो किस चीज की? अचानक एक ख्याल उनके जहन में कौंधे की तरह लपका और उन्होंने कुर्सी आगे खिसका कर डॉलरों और पाउंडों की गिनती शुरू कर दी, जिनकी छोटी बड़ी गड्डियां अलग अलग उनके सामने बिस्तर पर सजी हुई थी। और जब गिनती खत्म हुई तो उनके मुंह से बेमानी के बोझ से लदी एक हूं निकली, जिसे सुनकर उनकी बीवी ने पूछा, क्या पूरे नहीं? ब्रिगेडियर साहब ने उन्हें बताया कि कोई $3000 और 1200 पाउंड कम है। ब्रिगेडियर साहब का जवाब सुनकर पहले तो उनकी बीवी के मुंह से बेसाख्ता डाकुओं की तारीफ निकली कि फिर भी शरीफ थे कि सब कुछ नहीं ले गए, लेकिन फौरन ही उन्हें एहसास हुआ कि चोरों, लुटेरों और डाकुओं की भी भला कोई तारीफ करता है। और उन्होंने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि बैठे क्या हैं, पुलिस को फोन कीजिए। लेकिन जब ब्रिगेडियर साहब ने उन्हें झिड़का कि पुलिस से क्या कहेंगे, और कहें भी तो क्या पुलिस गया हुआ माल वापस दिला देगी, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका यह मशवरा डाकुओं की तारीफ से भी ज्यादा गलत निकला। लेकिन एक लम्हे के लिए, बस एक तेज कदम लम्हे के लिए ब्रिगेडियर साहब को ख्याल आया कि सारी फॉरेन करेंसी और सारा जेवर कहीं छुपा दिया जाए और पुलिस को बताया जाए कि वो इतनी नकदी और इतने का जेवर ले गए। इधर ये ख्याल उनके जहन में जहरीली हवा के झोंके की तरह गुजरा, और उधर उनकी बीवी ने शिकायत के लहजे में याद दिलाया कि वो कितनी बार कह चुकी हैं कि जमाना खराब है, चौकीदार रख लीजिए। ब्रिगेडियर साहब जो ये सोच रहे थे कि ये कैसे डाकू थे कि बहुत सा होते हुए भी उन्होंने थोड़े पर कनात की, झल्ला गए और उन्होंने कहा, बेवकूफ़ी की बातें ना करो, चौकीदार होता तो उन्हें जैसे रोक ही तो लेता। और फिर उन्होंने अपने सिलसिला ख्याल को अपने सिलसिला कलाम से मिलाते हुए पूछा, जेवर ठीक से देख लिया था, कोई नग कम तो नहीं? और जब उनकी बीवी ने कहा नहीं, तो वो आरिफा से मुखातिब हुए जो बिस्तर के किनारे पर दोनों हाथ अपनी गोद में रखे टिकी हुई थी, और उन्होंने कहा, बल्कि पूछा कि आखिर इस बदमाश ने उससे कुछ तो कहा होगा। आरिफा ने गोद में रखे हुए हाथों पर से नजरें हटाकर ब्रिगेडियर साहब की नजरों से मिलाईं और निहायत मुतवाजिन लहजे में कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। वो मुझे कमरे में लाया, मैंने उसे चाबियां निकाल कर दी। उसने कहा, तुम बाथरूम में चली जाओ। मैं बाथरूम में चली गई। उसने कहा, खैरियत चाहती हो तो शोर हरगिज न मचाना। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मैं अंदर से धड़ पड़ की आवाजें सुनती रही। बहुत देर बाद उसने दरवाजा खोला और कहा कि अब तुम बाहर आ सकती हो, लेकिन खबरदार जो जरा सी भी आवाज निकाली। और कमरे से बाहर जाने से पहले उसने कहा, जब तक हम चले ना जाएं तब तक तुम यहीं रहोगी, नीचे नहीं जाओगी। ये कहा उसने मुझे रिवॉल्वर दिखाकर। और हाँ, उसने ये भी कहा कि तुम लोग खुशकिस्मत हो कि शरीफों से साबका पड़ा, कोई और होता तो सारा घर साफ कर देता। रिवॉल्वर वाले के इस जुमले ने ब्रिगेडियर साहब की जलती पर तेल का काम किया
उन्होंने कहा, हरामजादे, डाके डालते हैं और अपने आप को शरीफ कहते हैं। थोड़ी देर कमरे में दम घोटने वाली खामोशी छाई रही। फिर ब्रिगेडियर साहब उठे और टहलने लगे। टहलते टहलते उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बेडरूम का टीवी ऑन करके वुजू करने बाथरूम में चले गए। टीवी पर अजान हुई तो आरिफा उठकर अपने कमरे में चली गई। ब्रिगेडियर साहब बाहर आए तो उनकी बीवी ने बाथरूम में जाकर वुजू किया और फिर दोनों ने वहीं कमरे में इशा की नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने और दुआ मांगने के बाद जब ब्रिगेडियर साहब की बीवी नीचे जाने के लिए बाहर आई तो ये देखने कि आरिफा ने नमाज पढ़ी है या नहीं, उन्होंने उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। आरिफा वहां नहीं थी, मगर बाथरूम की लाइट ऑन थी। ये सोचकर कि वुजू कर रही होगी, वो जाने के लिए मुड़ा चाहती थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और आरिफा एक तौलिया बदन पर और एक सर पर लपेटे बाहर आई और उन्हें देखते ही ठिठक सी गई। उसने कहा, दरवाजा तो बंद कर दीजिए। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने अंदर आकर दरवाजा भेड़ दिया और पूछा, क्या नहा रही थी? आरिफा मुस्कुराई, हाँ, बहुत टेंशन हो गया था, सोचा नहा लूं। शावर लेने के बाद वाकई बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। कपड़े बदल लूं, फिर नमाज पढ़ती हूँ। और उस रात ब्रिगेडियर साहब ने खाया नहीं, जहर मार किया, और वो भी अपनी बीवी के बेहद इसरार पर, वरना उनका इरादा तो एक गिलास दूध पीकर लेट जाने का था। और जब लेटे तो वो बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अचानक उन्होंने कहा कि एक बात समझ नहीं आई। उनकी बीवी ने पूछा, क्या? तो उन्होंने कहा कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि तिजोरी कहाँ है। तब कई नामों की जांच पड़ताल हुई। मुलाजिम हो नहीं सकता था, क्योंकि उससे पहले उसका बाप और बाप से पहले दादा ब्रिगेडियर साहब के खानदान का नमकख्वार और वफादार रहा था। फिर ध्यान ड्राइवर की तरफ गया, जिसे कोई महीना भर हुआ ब्रिगेडियर साहब ने निकाल दिया था, मगर उसे तो इस बेडरूम या किसी और बेडरूम के पास फटकने तक की इजाजत न थी। उसे कैसे मालूम हुआ होगा कि यहाँ एक खुफिया तिजोरी है, और वो तिजोरी कहाँ है? तब ब्रिगेडियर साहब की बीवी को वो प्लम्बर याद आया जो उनके बाथरूम का वॉश बेसन बदलने आया था। देखने में शरीफ लगता था, लेकिन आजकल तो चोर उचक्के भी देखने में शरीफ ही लगते हैं। उस रिवॉल्वर वाले ने कैसे उन्हें अम्मा कहा था, लेकिन प्लम्बर ने तो बाथरूम में काम किया था। उसे कैसे पता चला होगा कि तिजोरी कहाँ है? या शायद टोह में रहा हो और मौका पाकर उसने पता लगा लिया हो। प्लम्बर ने ब्रिगेडियर साहब के ख्याल के धारे को उन राज मजदूरों की तरफ मोड़ दिया जिन्होंने ये कोठी बनाई थी। लेकिन ये तो 8-9 साल पहले की बात थी, उनके रिटायर होने के वक्त की। भला इतने बरसों बाद? बाहर लैंडिंग में टेलीफोन की घंटी बजी तो जांच पड़ताल और छानबीन का ये सिलसिला टूट गया। दूसरी ट्रिन के बाद ब्रिगेडियर साहब उठा चाहते थे कि आरिफा की साफ हेलो उन्हें सुनाई दी, लेकिन इसके बाद कोई और आवाज नहीं आई तो वो उठकर बैठ गए थे। और फिर भी कोई आवाज नहीं आई तो वो चले लैंडिंग में खुलने वाले दरवाजे की तरफ। और जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो उन्हें वक्फे वक्फे से आरिफा की आवाज सुनाई दी, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि उनकी समझ में एक लफ्ज नहीं आया। या शायद इसलिए कि दरवाजा बंद था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो कह रही थी, कह जो दिया, यहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता। और फिर उसने रिसीवर रख दिया। कौन था? कोई भी नहीं, रॉन्ग नंबर था। फिर उसने रिसीवर पर अपनी हथेली रखकर कहा, बड़ी झक्की खातून थी, मैं कह रही हूँ यहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता, और वो हैं कि कहे जा रही हैं कि मुझे तो उन्होंने यही नंबर दिया था। आरिफा अपने कमरे में चली गई तो ब्रिगेडियर साहब अपने बेडरूम में वापस आए। उनकी बीवी ने आरिफा की बात सुन ली थी, फिर भी पूछा, कौन था? ब्रिगेडियर साहब ने लेटते हुए कहा कि कह रही थी रॉन्ग नंबर था। उनकी बीवी ने कहा, बहुत रॉन्ग नंबर आने लगे हैं, और हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ का टेबल लैंप ऑफ कर दिया। ब्रिगेडियर साहब ने कुछ कहा नहीं। वो अपनी तरफ का टेबल लैंप ऑफ करके सनसनाते अंधेरे को घूरने लगे और बड़ी देर तक घूरते रहे।